तो हमने बात करी थी सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में जो जिस पॉइंट पे हमने इंस्टॉल किए उस पॉइंट का हमें प्रेशर बता देते थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे डिवाइसेस इन्वेंट हुए जो कि हमें दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमें बता सकते थे। और उन प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस को हमने कहा डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, क्योंकि वो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बता रहे थे। अब अगर दो पॉइंट के बीच का प्रेशर ही जानना है तो हम सिंपली दो मैनोमीटर्स को एक एक पॉइंट पे इंस्टॉल कर दें, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट अप्रोच थी। तो इसलिए हमने क्या किया, एक क्लासिक केस उठाया जिसको कहते हैं हम टू पीजोमीटर मैनोमीटर। इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट पे हम पीजोमीटर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पाइप्स के क्रॉस सेक्शन पे पीजोमीटर इंस्टॉल किए। अब किसी एक पाइप में सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो पाइप ए में जो प्रेशर है वो मान लीजिए कुछ इस हाइट पे है और पाइप बी में जो प्रेशर है कुछ इस हाइट पे है। इस हाइट का नाम हो गया H1 और इस हाइट का नाम हो गया H2। तो अगर अब हमें इन दोनों पाइप्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो हम डायरेक्टली इस हाइट के रिस्पेक्ट में प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि पाइप ए में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है तो मैं लिखता हूँ PA माइनस PB इज इक्वल टू रो जी H1 माइनस रो जी H2। और अगर इनकी डेंसिटी सेम है तो मैं रो जी को बाहर लेके H1 माइनस H2 सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये है बिल्कुल क्लासिक सिंपल अप्रोच, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ड्रॉबैक्स पीजोमीटर की थी वही ड्रॉबैक्स इसकी भी हैं। अब पीजोमीटर में क्या था, एक तो कैपिलैरिटी एक्शन नहीं होना चाहिए। कैपिलैरिटी एक्शन इन द सेंस कि जो इसका डायमीटर है वो बहुत ही स्मॉल नहीं होना चाहिए, तो कैपिलैरिटी का एक्शन हो जाएगा, रीडिंग हमारी गलत आ जाएगी। सेकेंडली जो हाई प्रेशर है ये मेजर नहीं कर सकता था। हाई प्रेशर होगा तो जो है वो स्पिल आउट करना शुरू कर देगा, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तीसरा, ये गैसेस का प्रेशर नहीं मेजर कर सकता था। अगर गैसेस में मेजर होने लगी तो उसको हाइट तो हमें पता ही नहीं चलेगी। तो जो पीजोमीटर के ड्रॉबैक्स थे वो टू पीजोमीटर मैनोमीटर में भी आ ही जाते हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ये काम की चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बाद जब हमने काम किया तो हमें एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट मिला जो दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस हमें बता रहा था। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका नाम था इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। सबसे पहले तो इन्वर्टेड यूट्यूब से हमें पता चल रहा है कि जो इसका यू शेप है वो इन्वर्टेड है, कुछ इस तरीके से है। नॉर्मली यू जो है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले मैंने इसको अटैच किया दो पाइप्स के क्रॉस सेक्शन पे। ये नाम है हमारा पाइप ए और ये है हमारा पाइप बी। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि पाइप ए का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है पाइप बी से। अब जैसे ही पाइप ए में प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका जो लिक्विड होगा वो कुछ इस हाइट तक रीच कर जाएगा, और पाइप बी में क्योंकि इसका प्रेशर कम है तो वो कुछ इस हाइट तक रीच कर जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कोई इसका स्पेस नहीं है। अब क्या है कि ऊपर एयर होगी, अब वो एयर ना कंप्रेस हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि अगर एयर कंप्रेस हो गई तो वो इसके ऊपर एक रिएक्शन डालेगी जिसकी वजह से ये इसको ऊपर उठने नहीं देगी और हमारी रीडिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर एयर कंप्रेस होती है तो जो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ना वो सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जो प्रेशर इस पॉइंट पे आ रहा होगा वही प्रेशर इस पॉइंट पे भी आ रहा होगा, तो दोनों को सेम रिएक्शन का जो है सामना करना पड़ रहा होगा। तो इससे हमारी रीडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ है जो हमारी रीडिंग पे फ़र्क डाल सकती है, वो है कंप्रेसिबिलिटी। अब इस कंप्रेसिबिलिटी की वजह से मे बी मतलब 1% चांसेस हैं कि कोई रीडिंग ज़्यादा या कम हो जाए। अब इस कंप्रेसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे इस पाइप ए में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो 1, पाइप बी वाले फ्लूइड की डेंसिटी है रो 2, तो जो हम तीसरा फ्लूइड यहाँ से एंटर करवाएंगे ना उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो इन दोनों फ्लूइड्स से कम होनी चाहिए ताकि वो ऊपर रह सके और इन दोनों लिक्विड्स के साथ मिक्स ना हो जाए। तो इस रीजन में एक फ्लूइड आ जाएगा जिसकी डेंसिटी जो है इनसे लाइटर होगी, आई मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इनसे लाइटर होगी। इसी वजह से यहाँ पे एक वॉल लगाया जाता है। सबसे पहले वो वॉल कंप्रेस्ड एयर को बाहर निकालता है और उसके बाद इसमें एक फ्लूइड एंटर करवाता है। तो मोस्टली आपको इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के क्वेश्चंस में आपको ये वॉल देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। सपोज करते हैं इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है रो 3। अब इस फ्लूइड को डालने से क्या होता है, एक तो ये लाइटर नेचर का है, दूसरा ये कंप्रेसिबल नहीं है। इसका मतलब जैसे ही अगर हल्का सा भी यहाँ से रिएक्शन हमें मिलता है तो वो इस वाले फ्लूइड पे रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर यहाँ वाले फ्लूइड से कोई रिएक्शन हमें प्रेशर का मैग्नीट्यूड हल्का सा भी ज़्यादा मिलता है
तो वो इस वाले फ्लूइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसी वजह से एक लाइटर लिक्विड को यूज़ किया जाता है, और क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अगर ये उठा तो ये लिक्विड को कंप्रेस कर देगा और इस वाली रीडिंग पे कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। दैट इज़ वाई हम इन लिक्विड्स को यूज़ करते हैं। अब इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत ही आसान है। देखो क्या है कि पाइप ए और पाइप बी का जो प्रेशर है अब वो स्टैटिक कंडीशन में आ चुके हैं, मतलब अब वो मूविंग कंडीशन में नहीं है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा ज़रूर जहाँ पे जो समेशन ऑफ प्रेशर है वो 0 आ रहा होगा, क्योंकि ना फ्लूइड अब लेफ्ट में ज़्यादा जा रहा है ना राइट में ज़्यादा जा रहा है। तो एक पॉइंट पे आके जो सारा सिस्टम है वो स्टैटिक हो जाता है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं है। सपोज कीजिए ये वो पॉइंट है और ये इसकी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी रेफरेंस के तौर पे। अब ये पॉइंट मैंने क्यों चूज़ किया, देखो आप चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, या ये पॉइंट ले लो, या ये पॉइंट ले लो, आपको ये पता है कि फ्लूइड अब रुक चुका है और आपको कैलकुलेशंस करने के लिए सभी फोर्सेस को एक जगह पे ले जाके ज़ीरो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कोई प्रेशर ज़्यादा होता तो वो बिल्कुल मूविंग कंडीशन में होता जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता। तो मैंने इसलिए ये मिडिल वाला पॉइंट चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान लगता है। तो सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ कुछ हाइट्स की। तो ये जो हाइट है ये है मेरी हाइट h1, और ये टॉप से ये बॉटम तक की ये जो हाइट है ये है h। तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h1 प्लस h। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि पीजोमीटर की तरह इसका भी हम प्रेशर डिफरेंस बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। पीजोमीटर वाला केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि PA माइनस PB प्रेशर इन पॉइंट B इज इक्वल टू रो GH, दैट इज जो इस हाइट का ये जो डिफरेंस है। मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर पॉइंट A पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, प्लस उसने कुछ प्रेशर रिलीज भी किया है यहाँ से, और सिमिलरली पॉइंट B पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर है और पॉइंट B ने भी कुछ प्रेशर रिलीज किया है। तो इस वजह से इनके प्रेशर एग्जैक्ट हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। हमें पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इन प्रेशर्स को निकालने के लिए। क्या है, मैंने एक पॉइंट चूज़ कर लिया इस वॉल के जस्ट नीचे, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। पाइप ए से अगर बात करूं, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कोई भी कंटेनर है उसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं या 3 इमिसिबल लिक्विड्स हैं। उनकी डेंसिटी है ρ1, ρ2, ρ3 और हाइट है h1, h2 और h3। तो आप कैसे बॉटम पे प्रेशर निकालोगे? आप निकाल सकते हो P बॉटम इज इक्वल टू ρ1GH1 प्लस ρ2GH2 प्लस ρ3GH3। इस तरीके से आप प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी तो ये आपको पता है कि बॉटम में जा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो ऐड हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि बॉटम पे प्रेशर कुछ ना कुछ है, ये अभी नहीं पता हमें कि बॉटम पे प्रेशर कुछ ना कुछ है। आप मुझे ये बता दो कि टॉप पे कितना प्रेशर आ रहा है बॉटम प्रेशर के रिस्पेक्ट में, मतलब बॉटम प्रेशर से टॉप पे जो प्रेशर है वो कितना है। तो आप क्या ये मुझे बता सकते हो? मान लीजिए कि बॉटम पे जो प्रेशर है वो इतना है, माइनस ρ3GH3 माइनस ρ2GH2 माइनस ρ1GH1, इस तरीके से। तो आप मुझे ये बता दोगे कि बॉटम पे जितना प्रेशर था माइनस ये जो फ्लूइड्स को हमने माइनस कर दिया इस प्रेशर को, उससे हमें ये जो टॉप पे जो प्रेशर आ रहा था वो मिल जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो प्रेशर है वो हमें इसी तरीके से मिल जाएगा। अगर हम 2 हाफ में इसको डिवाइड किया है मैनोमीटर को, तो सबसे पहले लेफ्ट लिम्ब की बात करते हैं। सपोज कीजिए पॉइंट ए पे कुछ प्रेशर है PA माइनस ρ1GH1 प्लस H माइनस, अगर ये डिस्टेंस है आपका x, तो ρ3GX। ये हो गया लेफ्ट लिम्ब का केस। राइट लिम्ब की बात करें तो PB दैट इज प्रेशर एट पॉइंट B माइनस ρ2GH1 माइनस ρ3GH प्लस X। ये हो गया टोटल प्रेशर इन राइट लिम्ब। कूल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? PA माइनस ρ1GH1 माइनस ρ1GH माइनस ρ3GX इज इक्वल टू PB माइनस ρ2GH1 माइनस ρ3GH माइनस ρ3GX। यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि ρ3GX से ρ3GX कैंसिल हो जाएगा। और अगर हमारे जो पाइप A और पाइप B है, इन दोनों में जो लिक्विड हैं वो सेम डेंसिटी के हैं, मैं लिख सकता हूँ ρ1 इज इक्वल टू ρ2, बट ρ1 इज इक्वल टू ρ2 बट नॉट इक्वल टू ρ3, क्योंकि ρ3 तो लाइटर ही होना चाहिए। तो ρ1GH1 और ρ2GH1 सेम रहेंगे तो ये कट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचा ρ1GH, ρ3GH,
और उसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो क्या आएगा प्रेशर, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो 1 जी एच जो है नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। रो 1 जी एच माइनस ये नेगेटिव ही है रो 3 जी एच। अगर मैं जी और एच को नीचे ले जाऊं और इन दोनों साइड को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, पी ए माइनस पी बी अपॉन में रो डब्ल्यू जी एच इज इक्वल टू S1 माइनस S3। और इस तरीके से हम सिंपली एक इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ फिक्स नहीं है, आपके पास कुछ भी आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो माइनस में आएगा, और अगर जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो ऐड होता चला जाता है। ये था इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर के बारे में। और हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रेशर एट पॉइंट ए को ज़्यादा माना था और प्रेशर एट पॉइंट बी को कम माना था, तो S1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी और S3 की वैल्यू है वो कम आएगी। तो ये ओवरऑल वैल्यू है ये पॉजिटिव ही आने वाली है। तो इस वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो भी सही हैं। ये जो प्रेशर की वैल्यू आएगी ये गेज प्रेशर की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। बस इस ट्यूब को आपने फिर से इन्वर्ट कर देना है तो आपको एक यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर मिल जाएगा, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IE JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।